हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। केमिस्ट्री में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, कल मैंने अपने वीडियो में आपको CFSC की वैल्यू और उससे रिलेटेड जो डी कॉम्प्लेक्सेस थे उनकी जानकारी दिया था, और ये मैंने बताया था कि जो डी कॉम्प्लेक्स हैं उनमें जो है डी ऑर्बिटल में कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो CFSC वैल्यू है उसको हम कैसे निकाल पाएंगे। स्टूडेंट, मैंने थोड़ी सी जानकारी दी थी, अभी कुछ टॉपिक्स में अभी भी प्रेजेंट है। जैसे मैंने बताया था कुछ उनके केसेस दिए हैं, जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, उनके केसेस को हम कैसे समझ पाएंगे। आज हम सबसे पहले आपको जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उनके केसेस के बारे में जानकारी देंगे कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है उनके केसेस को कैसे समझ पाएं, और उन केसेस को समझने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उनकी जो CFSC वैल्यू है उसको हम प्रूव कर सकते हैं। स्टूडेंट, ठीक है, तो आइए सबसे पहले आज जो स्टार्ट करेंगे, जो हमारा आज का टॉपिक होगा उसका क्या नाम होगा, CFSC वैल्यू एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर्स ऑफ लिगेंड्स, या हम कह सकते हैं जो सेंट्रल मेटल आइटम के जो वैकेंट्स ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे लेक्चर्स को पढ़ने से पहले आप शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। क्यों? क्योंकि जाकर प्रेस पर बेल आइकन करिए, जिससे जितने सारे नोटिफिकेशन आते जाएंगे आपको उससे जानकारी मिलती जाएगी। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट कि जो हमारे केसेस हैं, यानी जो CFSC वैल्यू होगी वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज की जानकारी प्राप्त करेंगे, जो केसेस, क्योंकि जब भी हमें एक करेक्ट वैल्यू निकालनी होगी तो हमें उन केसेस की जानकारी होना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा कौन कौन से केसेस हैं। तो केसेस आज आपके सामने पुट करके आए हैं, सबसे पहले लेकर आए हैं और हम यहां पर समझाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारे लेक्चर्स को पढ़ने से पहले क्या करिए, आप पेन और कॉपीज को लेकर बैठ जाइए, जिससे जिन चीजों को हम पढ़ाने का प्रयास करें आपको लगातार जो अपडेट मिलती रहे। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, आज का जो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ CFSC फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ध्यान दीजिएगा, तो फर्स्ट का टॉपिक आज का हमारा होगा स्टूडेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ CFSC फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पूरी लाइन्स यानी इस पूरी हेडिंग का सेंस या मीन्स समझने का प्रयास करेंगे, तभी हम वो चीज एनालाइज कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम क्या बताएंगे कि जो हमारी कैलकुलेशन ऑफ CFSC फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, जब कोई सेंट्रल मेटल आइटम्स क्या होती है, जब कोई सेंट्रल मेटल आइटम किसी लिगेंड के साथ अप्रोच करती है, यानी उसके साथ जुड़ती है या रिएक्ट होती है, तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है, जिसमें उनके जो लिगेंड्स होते हैं वो दो टाइप से रिएक्ट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट कैसे हो सकते हैं मैंने बताया, एक अलोंग द एक्सिस हो सकते हैं, दूसरा बिटवीन द एक्सिस हो सकता है। अगर वो अलोंग द एक्सिस जा रहे हैं स्टूडेंट तो हायर एनर्जी लेवल की ओर जाएंगे, अगर बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं स्टूडेंट तो लोअर एनर्जी लेवल की ओर जाएंगे। तो हम कह सकते हैं बिटवीन द एक्सिस भी हायर एनर्जी हो सकती है, अलोंग द एक्सिस भी हायर एनर्जी हो सकती है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स, तो यानी कंपोनेंट्स को पढ़ने से पहले ये ध्यान दीजिएगा कि जो चीजें हम केस बाय केस बताते जा रहे हैं उन केसेस को समझने का प्रयास करिए। अगर आपके केसेस समझ में आ रहे हैं तो अभी यानी इसी वीडियो में आगे चल के जितने हम टॉपिक्स बताते जाएंगे उसको आपको एग्जांपल भी मिलेंगे, जिन एग्जांपल्स में मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के मैग्नेटिक मोमेंट, उनके मैग्नेटिक कैरेक्टर्स के साथ साथ हम उनकी CFSC वैल्यू भी पुट करके दिखाएंगे, जिससे हम उनके कलर्स, उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को भी सरलता से आइडेंटिफाई कर पाएंगे। स्टूडेंट्स, तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जिनके द्वारा हम किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। तो केस नंबर फर्स्ट स्टार्ट होगा। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पहला केस हमारा क्या होगा, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट केस होगा, केस फर्स्ट, D1, D2 and D3 configuration represent same behavior या behaves, राइट। मैं क्या देखता हूं, कुछ जो हमारा यहां पर D1, ठीक है, से D2 और D3 जो कॉन्फ़िगरेशन है रिप्रेजेंटेड सेम बिहेवियर, किसके प्रेजेंट में ध्यान देना, बिटवीन स्ट्रांग फील्ड
एंड वीक फील्ड लिगेंड। स्टूडेंट जो हमारा फर्स्ट केस होगा, केस नंबर 1, उसमें हम क्या देखते हैं कि जो D1 और D2 और D3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रांग और वीक फील्ड लिगेंड। जब उनके सामने होते हैं तो सिमिलर टाइप के केसेस को मॉडिफाई करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी कहने का मकसद क्या हुआ, हम ये समझ सकते हैं कि जो हमारे स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं जब किसी सेंट्रल मेटल आइटम के नियर अप्रोच करते हैं तो मैं क्या देखता हूं कि जो D1 इलेक्ट्रॉन D2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और यानी D3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें किसी भी स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड, ठीक है, लिगेंड की जो CFSC वैल्यू होगी वो बिल्कुल चेंजेस नहीं होगी। अब कैसे ऐसी जानकारी प्राप्त करेंगे स्टूडेंट्स, अभी हम आपको इसको न्यूमेरिक के बेसिस पर समझा देंगे, यानी इसकी वैल्यू निकाल कर हम दिखा देंगे कि वास्तव में ये कथन सत्य है या नहीं। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जो D1 और D2 और D3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होंगे, वो सिमिलर होंगे। किसमें, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। रीजंस क्या है, क्योंकि सबसे पहले जब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनाएंगे स्टूडेंट्स तभी तो हमें जानकारी होगी कि ये केस सही है या नहीं सही है। तो आइए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या करते हैं, हम उनकी CFSC वैल्यू के निकालते हैं और ये प्रूव करते हैं कि वास्तव में केस सही है या नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम एग्जांपल की ओर चलते हैं। स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, चूंकि स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा इन 3 इलेक्ट्रॉनों के लिए उनमें स्ट्रांग और वीक फील्ड में कोई डिफरेंट नहीं आ रहा। क्या रीजन है, आइए ट्राई कर लें। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टाहेड्रल एनर्जी, स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स OHC, राइट। हम क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी स्ट्रक्चर बनाएंगे स्टूडेंट्स। ध्यान दीजिएगा, जो मैंने पहले पिछले चैप्टर में या पिछले टॉपिक में आपको समझाया था कि जब कोई लिगेंड किसी सेंट्रल मेटल ऑर्बिटल के नियर अप्रोच करता है तो जो सेंट्रल इनके जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, यानी इनको बोलते हैं T2G + Cg ऑर्बिटल, इक्वल एनर्जी के होने के कारण इनको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल बोलते हैं। और जब कोई लिगेंड इनको अप्रोच करेगा तो स्टूडेंट मैं क्या देखता हूं कि यहां पर ये जो ऑर्बिटल होते हैं ये हायर एनर्जी की ओर जाते हैं और हायर एनर्जी की ओर जाने के बाद क्या करते हैं, 2 पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे, जिनको हम बोलते थे DD स्प्लिटिंग प्रोसेस। स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया था, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, DD स्प्लिटिंग प्रोसेस। और ये जाकर आगे जब 2 टाइप्स में क्या होंगे, डिवाइड होंगे स्टूडेंट्स। तो मैंने बताया था कि ये जो 2 टाइप्स में ऑक्टाहेड्रल की बात की जाए तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ऑक्टाहेड्रल में पहले जो हायर एनर्जी की ओर जाते हैं उनको मैंने आपको रिप्रेजेंट करके समझाया था कि ये क्या होंगे, ये हाई एनर्जी वाले होंगे, हाई एनर्जी। और स्टूडेंट मैंने कहा था जहां हाई एनर्जी होती है वहां पर क्या होगा, डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होगी, लो होगी अपेक्षा किसके, पेयरिंग एनर्जी के। ये भी मैंने समझा रखा था। और मैंने क्या बताया था कि ये लो एनर्जी होती है और ये ऑर्बिटल हमारे कौन से कहलाएंगे स्टूडेंट, ये T2G ऑर्बिटल होंगे हमारे। ध्यान दीजिएगा, ये ऑर्बिटल हमारे लोअर एनर्जी, यानी जिसको हम क्या बोलेंगे T2G ऑर्बिटल्स, या हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं T2G ऑर्बिटल, ये हमारे EG ऑर्बिटल होंगे। और यहाँ डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी। इधर मैंने ये भी बताया था कि इनकी जो वैल्यू होती है यहाँ +0.6 D की होती है। ध्यान दीजिएगा, हम कह सकते हैं, ठीक, क्यों ऐसा होता, क्योंकि मैंने बताया था कि यहां पर ध्यान दीजिएगा ये हमारा क्या है, ये हमारा बैरी सेंटर है, बैरी सेंटर, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं DD स्प्लिटिंग में। यानी इसकी जो टोटल वैल्यू होती है 10 D की होती है, जहां पर D का मतलब होता है यानी डेसी, Q का मतलब होता है क्वांटा। ध्यान दीजिएगा, ठीक। और उसके बाद स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं। हमें यह भी समझना है, चूंकि यहां पर जैसे जैसे मैं देखता हूं कि लो एनर्जी लेवल की ओर जाते हैं तो लो एनर्जी लेवल की ओर जाने में क्या होता है, लोअर एनर्जी पर मैं जाने पर देखता हूं कि जो इनकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, नेगेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है स्टूडेंट। तो यहां पर जब नेगेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट होगी तो ये हमें बिल्कुल ध्यान देकर चलना है कि नेगेटिव वैल्यू क्यों हुई, क्योंकि लोअर एनर्जी में गए, और ये पॉजिटिव वैल्यू क्यों हुई, क्योंकि ये हायर एनर्जी लेवल में गए, ठीक। तो यहां पर हमें दिखाने की बात है कि ये जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट। तो मैं अभी तुमको स्ट्रक्चर के थ्रू ये समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं DXY, ये क्या होता है DYZ, और ये
एक्स जेड होता है स्टूडेंट। ये क्या होता है, डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये डी जेड का स्क्वायर। टोटल कितने 5 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो मैं थोड़ा एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करके समझाने का प्रयास करता हूं। यहां पर एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, ये मान लीजिए सपोज दैट एक मेटल है और एक मेटल क्या करता है, किसी लिगेंड के साथ अटैच करेगा, अप्रोच करेगा। तो मेटल के साथ अगर लिगेंड जुड़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर मेटल के साथ लिगेंड जुड़ेगा तो इस टाइप से जुड़ेगा। स्टूडेंट ये ध्यान दीजिएगा, मैं समझ सकता हूं ये हमारी जो एक्सिस होगी कौन सी एक्सिस होगी। ठीक, ध्यान देना स्टूडेंट, ये हमारी जेड एक्सिस है और ये भी हमारी कौन सी जेड एक्सिस है। स्टूडेंट ये हमारी वाई एक्सिस है और ये भी हमारी वाई एक्सिस है। ठीक, इसी टाइप से ये हमारी एक्स एक्सिस होगी और ये भी हमारी एक्स एक्सिस होगी। तो स्टूडेंट मैंने क्या देखा, मैं ये देख रहा हूं, मैंने पिछले टॉपिक में भी आपको इसके बारे में रिप्रेजेंट करके बताया था या समझाया था कि अगर इन कॉम्प्लेक्सेस को हम समझ पाते हैं या आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो सबसे पहले हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लिगेंड्स होते हैं किस एक्सिस पर जाकर रिमूव करते हैं, तभी तो उनकी एनर्जी समझ पाएंगे। तो यहां पर मैंने क्या देखा था, मैंने देखा था कि वो एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर क्या होते हैं, अलोंग द एक्सिस प्रूव कर जाते हैं, यानी कहने का मतलब वो अलोंग द एक्सिस हो जाते हैं। तो स्टूडेंट मैं क्या देखता हूं, जब कोई ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस जाता है तो वो क्या करता है, वो अपनी एनर्जी को क्या करेगा, बढ़ा देगा। यानी कहने का मतलब उससे जुड़े हुए जो ये लोब्स हैं उनकी एनर्जी को क्या करेगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होने के कारण मैं क्या देखता हूं कि जो डी एक्स इसका स्क्वायर है और माइनस वाई का स्क्वायर है, डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, इसकी जो एनर्जी है स्टूडेंट, इसकी एनर्जी है वो क्या होती है, डी एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर की जो एनर्जी है मैं देखता हूं डी एक्स वाई, ठीक है, और डी जेड का स्क्वायर की जो वैल्यू होगी डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स से क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मैं देखता हूं कि इसकी एनर्जी जो होगी वो T2G से क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो आइए, इतनी बात हमारे समझ में कहीं तक आ गई है। जब इतनी बात समझ में आ गई तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन मिला है हमारा, यह दिखाया जाता है कि D1 से D2 और D3 कॉन्फ़िगरेशन में रिप्रेजेंटेड द सेम बिहेवियर स्ट्रांग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड। मैं क्या देखूंगा कि जो स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड होंगे वो सेम बिहेवियर देखेंगे। जो हमारा पहला केस है, पहले केस में ये जो स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स एनर्जी स्ट्रक्चर, राइट। ये कह सकता हूं कि ये किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का एक एनर्जी स्ट्रक्चर है और इस एनर्जी स्ट्रक्चर के द्वारा हम समझ पाते हैं, ठीक है, कि इस कॉम्प्लेक्स में किस प्रकार इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे। स्टूडेंट तो पहले केस में क्या देखता हूं कि पहले केस में जो इनकी वैल्यूज आती हैं CFSC वैल्यू, वो लगभग क्या होती है, तीनों में सिमिलर टाइप्स की आती हैं। क्या रीजन है, आइए समझने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से इनके फैक्टर हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए, चलिए स्टूडेंट्स पहला केस हमारे समझ में आ गया, ये हमें मालूम है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रयास करते हैं कि आइए हम जो हमारे कुछ क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, यानी जो हमारे क्वेश्चन यानी क्वेश्चन हम बना सकते हैं, चाहे प्रोवाइड कराया जाए चाहे नहीं। आइए हम छोटे से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, सिंपल सा तरीका। स्टूडेंट पहला है D1 कॉन्फ़िगरेशन, राइट। अब D1 समझ में आएगा तो हमारा D2 भी आ जाएगा और D2 आ जाएगा तो हमारा D3 भी आ जाएगा। ऐसा रीजन क्या है, ये रीजन इसलिए है कि हम इस स्ट्रक्चर को समझकर इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। स्टूडेंट मैंने D1 D2 D3 का मतलब क्या बताया कि सपोज दैट यहां पर पहला इलेक्ट्रॉन है तो D1 कहलाएगा, राइट। D2 और D3, इसका मतलब इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो केवल T2G एनर्जी लेवल में जाएंगे, ना कि G1 एनर्जी लेवल में जाएंगे, राइट। तो अगर ये T2G में जाते हैं तो आइए इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम कैसे समझ पाते हैं। एक छोटा सा तरीका है और मैंने यहां पर D ऑर्बिटल को जो है छोटे छोटे 5 ऑर्बिटल में क्या किया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक। स्टूडेंट ये हमारा होगा T2G और ये हमारा हो जाएगा Eg, राइट। आइए मैं देखता हूं कि इनकी वैल्यू ऐसे कंफर्म में आती है नहीं। तो D1 में जो D में इलेक्ट्रॉन से कितना है, 1 और T2G में है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे D1 कॉन्फ़िगरेशन, D1 कॉन्फ़िगरेशन, राइट। D1 कॉन्फ़िगरेशन में हम इनके एनर्जी लेवल को बना लिए, कंफर्म हो गया। अब क्या करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ CFSC वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ CFSE फॉर D1
यानी D1 जो सिस्टम होता है, ठीक, इसकी निकालना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने फार्मूला बताया था कि जो CFSC इज इक्वल टू होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इज इक्वल टू होगा, क्या होगा, पहले इसका एनर्जी लेवल देखो जल्दी, यहां होगा -T2G और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस, उसके बाद क्या होगा Eg, उसके बाद डेल्टा Q या डेल्टा ऑक्ट, राइट। ये सिंपल सा फार्मूला है, यानी मैं दूसरी भाषा में भी लिख सकता हूं, यानी इनको x मान लें, इनको क्या मान लें y, तो जो x ये रिप्रेजेंट करेगा कि जो यानी ऑक्यूपाई ऑफ द इलेक्ट्रॉन बाय T2G ऑर्बिटल, तो y क्या रिप्रेजेंट करेगा ऑक्यूपाई ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय Eg ऑर्बिटल। तो मैं क्या देखता हूं, मैंने देखा कि जो D1 कॉन्फ़िगरेशन है इसमें केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है रीजन से, तो आइए चेक कर लें इनकी CFSC वैल्यू। तो जहां पर बेटा इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैंने बताया, ध्यान दीजिएगा, जो इनकी वैल्यू होगी वो कितनी होगी +0.6 होगी और इनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी -0.4 होगी, ठीक, समझे ना। तो ये इनकी वैल्यू होगी, क्यों, क्योंकि मैंने बताया जब हायर एनर्जी जाते हैं तो इनकी वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव होगी, अब लोअर एनर्जी में आते हैं तो इनकी वैल्यू क्या होगी नेगेटिव होगी, ठीक। तो इनकी नेगेटिव वैल्यू है, उनकी क्या है पॉजिटिव है, तो केवल इनकी वैल्यूओं को पुट करना है, तो यहां हो जाएगा -0.4। अब देखो यहां कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, 1 है, ठीक है, तो यानी -0.4 आगे हम लिख देंगे क्या P, राइट, प्लस क्या हो जाएगा 0.6 आगे क्या हो जाएगा Q, राइट, इज इक्वल टू क्या होगा डेल नॉट। अब वेयर इज, ध्यान देंगे स्टूडेंट, चूंकि यहां पर क्या होगा P इज इक्वल टू कितना है 1, यानी जो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1 या 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और स्टूडेंट Q इज इक्वल टू कितना है 0, यानी जो Eg ऑर्बिटल में वहां उनकी वैल्यू कितनी आ रही है 0 आ रही है, राइट। ये समझ के रहना, तभी हमारे न्यूमेरिकल समझ में आएंगे, ये न्यूमेरिकल 100% आने वाले बोर्ड में। तो स्टूडेंट्स आगे क्या करते हैं, अब जैसे मैंने बताया इनका कैलकुलेशन करेंगे तो यहां वैल्यू क्या हो जाएगी -0 यानी 0.4 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा और प्लस 0.6 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 0, राइट। तो स्टूडेंट अब क्या करते हैं, अब इनकी वैल्यू को हम पुट करेंगे, ठीक, कैसे निकालेंगे, तो अगर यहां पर इनकी वैल्यू दिखाते हैं तो 0 की वैल्यू दिखाओ चाहे ना दिखाओ, इसका मतलब कुछ है ही नहीं। अब यहां पर मैं वैल्यू तो यहां दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी वैल्यू 0 ही रहेगी। जब इनकी वैल्यू को मॉडिफाई करते हैं तो मैं क्या देखता हूं -0.4 की इनकी जो वैल्यू आती है -0.4 आती है, R करके मैं लिखता हूं -4 और यहां हो जाएगा DQ, ध्यान दीजिएगा -4 जो DQ इनकी वैल्यू आती है, यह हम कह सकते हैं कि इनकी जो CFSC है वो कितनी है, CFSC इक्वल टू होती है -4 DQ। तो स्टूडेंट -4 के लिए क्या करेंगे हम 10 से इसको क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, जो इनकी वैल्यू आती है, तो यानी 0. क्या होगा 0.4 को हम 10 से जब डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, तो 10 से डिवाइड करने पर दशमलव के बाद इनको डिवाइड करेंगे तो होगा 4 × 1 यानी इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा 4 DQ। स्टूडेंट ये वैल्यू तो हमारी क्या हो गई आ गई। तो स्टूडेंट्स अगर ये वैल्यू हमारी आ जाती तो अब हम क्या करते हैं, अब देखते हैं क्या है कि जो ये आगता यानी जो DN कॉन्फ़िगरेशन है, D1 कॉन्फ़िगरेशन में क्या देखता हूं, D1 कॉन्फ़िगरेशन में मैं देखता हूं, ठीक है, कि इनकी जो वैल्यू है यहां और आगे हम थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे स्ट्रक्चर को तोड़कर। स्टूडेंट्स जब हमने क्या देखा कि इनकी वैल्यू कितनी आई है, जो CFSC ऑफ D1 कॉन्फ़िगरेशन कितना आया है -4 DQ आई है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, यानी इनकी -4 DQ आई है। -4 DQ आने के बाद मैं क्या देखता हूं कि इनमें कुछ चीजें और बची हैं, वो क्या है, वो ये है कि मैं देखता हूं लो, यानी सबसे पहले क्या देंगे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, दोनों के लिए इनकी वैल्यू जो है क्या है -0.4, ठीक है, -0.4 Q, इनकी भी कितनी है -0.4 Q और R करके हम लिखते हैं -4 DQ, यहां भी क्या हो जाएगा -4 DQ। तो मैंने दोनों में क्या देखा कि जो D1 सिस्टम होगा वो चाहे D1 हो, चाहे D2 हो, चाहे D3 सिस्टम हो, ठीक है, तीनों में मैं क्या देखता हूं, चाहे वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो, चाहे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो, चाहे स्ट्रांग फील्ड लिगेंड हो, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, ध्यान दीजिएगा, उनमें मैं क्या देखता हूं कि उनकी जो CFSC वैल्यू होती है उनमें कोई चेंजेस आने वाले नहीं हैं, उनकी CFSC वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये कंप्लीट कर लीजिए, ये 100% BSc थर्ड ईयर MSc प्रीवियस में इनके क्वेश्चन 4, 4, 5, 5 मार्क्स के रखे गए हैं और इस बार LU
उसके अलावा जो हमारा RMLU के जो क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी, ठीक है, कानपुर यूनिवर्सिटी के जो भी क्वेश्चन जो BSc के टॉपिक्स हैं, उनमें इन क्वेश्चन को रिपीटिंग, यानी कहने का मतलब एक पेपर में कम से कम 3-4 क्वेश्चन रखे गए हैं, तो ये टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा स्टूडेंट्स, कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, तो आगे D2 और D3 कॉन्फ़िगरेशन के बारे में स्टडी करा रहे हैं। चलिए, इतनी बात हमारे समझ में आ गई। आइए स्टूडेंट्स, अब क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और बताएंगे D1 यानी पहले केस में, और इस केस में जब एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा तो बाकी क्वेश्चन खुद करके लाना है। ध्यान दीजिएगा जो क्वेश्चंस होंगे, और बिल्कुल नोट्स अच्छे से अच्छे बनाने का प्रयास करिए, जिससे क्वेश्चन लगातार आपको समझ जाएं या समझते आते रहें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट्स सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल ट्रिकी है, चेंज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन को उनके क्या करना, चेंज कर देना। क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द D2 and D3 configuration of CFSC वैल्यू। राइट, चलो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देख लो। मैंने बताया था कि किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की भी बात की गई, ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट, बात तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की चल रही ना, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले D2 कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। यहां D2 कॉन्फ़िगरेशन, राइट। D2 कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले हम एनर्जी बना लेंगे, यानी वो एनर्जी जिसमें हमको इलेक्ट्रॉन फिल करना है। बात आई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, तो मैंने इनकी वैल्यूज को क्या किया, पुट कर दिया। ये हमारा जो ऑर्बिटल होगा ये क्या होगा, dx का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ये dz का स्क्वायर, dxy dyz dzx। स्टूडेंट, ये हमारे ऑर्बिटल होंगे T2g प्लस क्या हो जाएगा, Eg ऑर्बिटल। ये हमारा हो जाएगा T2g और ये हमारा हो जाएगा Eg। स्टूडेंट, इनकी जो वैल्यू होगी, लोअर एनर्जी होगी, तो इनमें माइनस क्या होगा, 0.4। ठीक है, यहाँ क्वांटा, यहाँ होगा प्लस का 0.6। ठीक है, क्वांटा, ये ध्यान दीजिएगा, ये इनकी वैल्यू है। और मैंने बताया था ये हमारा क्या है, बैरी सेंटर है, ठीक, जिसकी वैल्यू होती है डेल्टा नॉट। चलिए आइए स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को समझने का प्रयास करते हैं। इस d ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जब स्प्लिट करते हैं एनर्जी में, तो मैं देखता हूं कि लेगिन के प्रेजेंटेशन में एनर्जी में क्या होता है, लोअर एनर्जी कोर यहां पर चले आएंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर और एक इलेक्ट्रॉन यहां आएगा। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D2 ऑर्बिटल। तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D2 सिस्टम, राइट। तो आइए इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें दिखाना है, तो T2g में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं स्टूडेंट, तो पहला हमारा होगा T2g और उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, Eg। तो T2g में कितने हैं, 2 हैं, और Eg में क्या है, 0 है। ठीक, चलिए जब हमें निकालना हो क्या, CFSE वैल्यू, तो यहाँ CFSE वैल्यू निकालेंगे। CFSE वैल्यू का मतलब मैंने बताया था, पहले इनकी वैल्यू क्या होगी, इनकी होगी -0.4, राइट। P प्लस क्या होगा, 0.6 क्या हो जाएगा, यहाँ Q हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू डेल्टा नॉट। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला फार्मूला होगा। ठीक, तो स्टूडेंट अब देखना, P का मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो चूंकि हमें P इक्वल टू कितना गिवन है, 2 दिया गया है, राइट। और Q इक्वल टू कितना है, 0 है, यानी जो इसमें जो है ये Q की वैल्यू 0 आती है और P इक्वल टू कितना है, 2 है, राइट। तो यहाँ केवल इनकी वैल्यूज को पुट करना है। तो देखते रहिए, यहाँ पर क्या होगा, -0.4 और यहाँ मल्टीप्लाई कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 2 करेंगे, प्लस 0.6 को मल्टीप्लाई करें या ना करें उससे कोई मतलब नहीं है। तो यानी जब इसकी वैल्यू हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो DQ, तो मैं क्या लेता हूँ, डेल्टा नॉट इज इक्वल टू होता है -0.8। ठीक है, और अगर मैंने कहा
0.8 और इसके बाद होता है मल्टीप्लाई 10 DQ। स्टूडेंट अब 10 DQ का मतलब होता है अगर ये हम चाहे निकाल लें तो हम कह सकते हैं डेल्टा नॉट, अगर इनकी वैल्यू को कैलकुलेट करें तो यहाँ 10 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दशमलव से दशमलव जीरो कटेगा, ठीक है। और यहाँ पर जब वैल्यू होगी कि यहाँ और यहाँ पर 1, मैं कह सकता हूँ यहाँ दशमलव हटाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे एक जीरो बढ़ा देंगे, तो पॉइंट से पॉइंट हम यानी 10 से 10 काट करेंगे तो ये जो हमारी टोटल वैल्यू आएगी डेल्टा नॉट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ हो जाएगा -8, ठीक है। और DQ ये हमारी टोटल इनकी वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि इनकी वैल्यू क्या है -8 है, तो मैं एक चीज़ देखता हूँ कि इनमें लो स्पिन के लिए बात आई, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स तो क्या होगा 0.8 डेल्टा नॉट और -8 DQ, राइट। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए देखते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो दोनों में क्या होगी सिमिलर होगी, तो -0.8 डेल्टा नॉट और हम क्या -8 DQ करेंगे। तो मैं क्या देखता हूं दोनों केसेस में इनकी वैल्यू क्या आती है, सिमिलर वैल्यू आती है स्टूडेंट्स। ये भी क्वेश्चन हम क्या करेंगे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलो कंप्लीट कर लीजिए। चलो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया, यानी इसकी भी CFSU वैल्यू कैलकुलेट हो गई, ठीक। स्टूडेंट्स अब हमारा केस कौन सा होगा, सेकंड स्टार्ट होगा। ध्यान दीजिएगा केस हमारा कौन सा होगा, सेकंड स्टार्ट होगा। ठीक, सेकेंड केस में क्या होता है कि जो D4 to D7 कॉन्फ़िगरेशन है डिफर फॉर स्ट्रांग एंड वीक फील्ड लिगेंड। D4 to D7 कॉन्फ़िगरेशन differ from strong field and weak field ligand। मैं क्या देखता हूं कि जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होते हैं और जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं इनके लिए दोनों वैल्यूज क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अब वो वैल्यू कैसे डिफरेंट होंगी तो आपको मालूम होगा, आप वहां से प्रयास करिए कि वहां से कुछ एग्जांपल्स आपको अभी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। रीजंस क्या है, क्योंकि वहां से जहां से 4 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वहां से एक कॉम्प्लेक्स स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट, वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, जिसके कारण उनकी ज्योमेट्री क्या होगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स आइए मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है, कि इनके जो कॉन्फ़िगरेशन होंगे D4 to D7 कैसे चेंज होंगे। ये ध्यान दीजिएगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये हमें समझ के चलना है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या होता है, D4 कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट होता है। D4 कॉन्फ़िगरेशन स्टूडेंट, जो D4 कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 2 टाइप से होगा। फर्स्ट होगा हमारा, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रांग फील्ड के लिए, और सेकंड होगा हमारा वो किसके लिए होगा, वीक फील्ड के लिए, ठीक। कैसे होगा समझने का प्रयास करिए। अगर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड आएगा तो कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे बनाएंगे, यहां पर ध्यान देना, इनका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही बनेगा।
वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो उसका भी कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाएंगे। ये क्या होगा, स्ट्रांग फील्ड SF, ये क्या होगा, वीक फील्ड यानी WF। दोनों के लिए अलग अलग एनर्जी लेवल डायग्राम बनेंगे। स्टूडेंट, स्ट्रांग फील्ड का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ D4 फॉर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड क्या होगा स्टूडेंट्स, इनके लिए जो होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होगा, देखिए यहां पर टोटल तो इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एंड 4 हैं, लेकिन हम क्या देखते हैं, जो T2G ऑर्बिटल है, जो EG ऑर्बिटल है, स्ट्रांग फील्ड में सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि जो डेल्टा नॉट वो ग्रेटर देन होगी पेयरिंग एनर्जी की, राइट। तो ये हुंड के अपोजिट जाएंगे, हुंड के अपोजिट जाएंगे। तो हुंड के अपोजिट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन अपर एनर्जी लेवल में जाना वाला होगा वो इलेक्ट्रॉन अपर में नहीं जाकर क्या होता है, लोअर में चला आएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यानी कहने का मकसद यहां पर मैं क्या देखता हूं कि जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी जो वीक फील्ड लिगेंड के हैं वहां तो मैं देखता हूं इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाएगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ये ऊपर जाता है, ऊपर ना जाकर मैं क्या देखता हूं, नीचे चलाता है। इसमें मैंने क्या देखा कि इसमें T2G और EG दोनों में है, यानी इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा EF EC यानी इलेक्ट्रॉनिक, वो क्या हो जाएगा, T2G यहाँ 3 और EG 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखता हूँ इनके लिए हुंड ये अपोजिट जाएंगे, ये हुंड के अकॉर्डिंग जाएंगे, ये हुंड के क्या जाएंगे, अकॉर्डिंग। तो हुंड के अकॉर्डिंग वीक फील्ड लिगेंड जाते हैं और हुंड के अपोजिट स्ट्रांग फील्ड। यहाँ डेल्टा नॉट इज लोअर देन पेयरिंग एनर्जी, यहाँ जो डेल्टा नॉट की वैल्यू जो है पेयरिंग एनर्जी से क्या है, कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है हायर एनर्जी में चले जाते हैं। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G4 और EG क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा स्टूडेंट। तो यानी दोनों के हम क्या करेंगे, CFSE वैल्यूज को पुट कर लेंगे। तो पहली CFSE वैल्यू स्ट्रांग फील्ड के लिए है, तो सबसे पहले उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो यानी CFSE इज इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, मैंने एनर्जी बताई थी कि यहाँ इनकी जो वैल्यू होगी 0.4 होगी, यहाँ प्लस का 0.6 होगी, ध्यान दीजिएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या होगी, ये -0.4, यहाँ प्लस का 0.6 होगी, यानी हायर होगी इसलिए पॉजिटिव, ये लोअर में जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू होगी। तो इनकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 0.4 और यहाँ पर हो जाएगा P प्लस क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा Q या P जो भी हो, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्योंकि है नहीं, आगे डेल्टा नॉट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक। तो इज इक्वल टू, इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, देखिएगा यहाँ पर। तो जब 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे इनकी वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा -0.04, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4, आगे इनकी कोई वैल्यू ही नहीं, ठीक है। तो जब वैल्यू नहीं तो इनकी टोटल वैल्यू आ जाएगी कितनी स्टूडेंट, माइनस कितना हो जाएगा 1.6 इनकी जो टोटल वैल्यू आ जाएगी। जो 1.6 यानी हम कर देंगे DQ, ये हमारी इनकी क्या हो जाएगी, ये CFSE वैल्यू जो है ऑफ D4 सिस्टम की इन स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, क्या हो जाएगा, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, राइट। अब हम क्या करते हैं, वीक फील्ड लिगेंड के लिए इनकी वैल्यू निकालते हैं। किसके लिए, वीक फील्ड लिगेंड के लिए इनकी वैल्यू लगाते हैं। तो स्टूडेंट जब वीक फील्ड लिगेंड के लिए इनकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कंफर्म है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बनेगी क्या वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा CFSE इक्वल टू -0.4 प्लस, यानी यहाँ पर P हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 0.6 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा P। स्टूडेंट एक चीज़ ध्यान देना, चूंकि इसको P2 मान लें, इसको P1 मान लें, तो P1 इज इक्वल टू कितना दिया गया यहाँ पर 3, P2 इज इक्वल टू कितना दिया है 1, इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हो जाएगा -0.4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस 0.6 मल्टीप्लाई 1 और यहाँ डेल्टा नॉट। तो इनकी वैल्यूज को पुट करो स्टूडेंट, तो मैं क्या देखता हूँ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 6 यानी 0.6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 1.2 मल्टीप्लाई प्लस क्या यहाँ पर क्या दिया है प्लस का 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 6, यानी जब वैल्यू निकालेंगे तो 1.2 से निकालेंगे तो इनकी वैल्यू आएगी माइनस के क्या हो जाएगा 0.6, ठीक है। डेल्टा नॉट या हम लिखते हैं कितना
माइनस का 6 हो जाएगा DQ, ये इनकी वैल्यू आ जाएगी CFSC वैल्यू। कैलकुलेट करके स्टूडेंट निकाल लीजिए। यानी ये माइनस का ना होकर इसे प्लस में रहेगी, ठीक है। वीक फील्ड लिगेंड जो है हायर एनर्जी में होते हैं। चलो स्टूडेंट, ये बात हमारी समझ में आ गई। तो स्टूडेंट इसी प्रकार हम D5 सिस्टम कर लेंगे, D6 सिस्टम कर लेंगे। एक D6 सिस्टम का एग्जांपल दे रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा आपके सामने। उसके बाद थर्ड केस समझाएंगे, थर्ड केस के बाद आज का लेक्चर हमारा फिनिश होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो D6 कॉन्फ़िगरेशन है उसमें एग्जाम्पल देंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल देंगे जो हमारा क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। D6 कॉन्फ़िगरेशन में आएगा, ध्यान देना स्टूडेंट्स। कैलकुलेट द, एक क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट द CFSC वैल्यू ऑफ Fe(H2O) का होल हेक्सा 3 पॉजिटिव, राइट। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है या 2 पॉजिटिव, मान लो 2 पॉजिटिव एंड FeCN का होल हेक्सा 4 नेगेटिव। 4 या 3 कुछ भी रख सकते हैं, इनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। और इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन प्रोवाइड करे गए हैं। BSc और MSc में क्वेश्चन लगातार रिपीटिंग करते गए हैं स्टूडेंट। वो LU में भी पूछे गए हैं, AMU में पूछे गए हैं, RMALU में पूछे गए हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी, जितनी भी सारी यूनिवर्सिटी DU वगैरह क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन लगातार रिपीट किए गए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, CSIR GRF वगैरह भी क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, इनके ध्यान देना। तो कैलकुलेट द CFSC वैल्यू ऑफ Fe(H2O) और इसके बाद क्या है, FeCN का होल हेक्सा, ठीक। सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसमें मर्ज क्या है। तो मैंने आपको सबसे पहले लेगेंड के बारे में स्टडी कराया था कि जो लेगेंड होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो मैंने स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड लेगेंड के बारे में डिस्कशन कराया था। तो मैंने कहा कुछ ना करो, इनको उठा लो वहां से। तो Fe यहां पर होगा H2O का होल हेक्सा, ऊपर क्या है 2 पॉजिटिव है। स्टूडेंट मैंने बताया था कि जो H2O है ये क्या है, वीक फील्ड लेगेंड है, वीक फील्ड लेगेंड, ठीक है। और दूसरा क्या है स्टूडेंट्स, FeCN का होल हेक्सा यानी 4 माइनस। तो मैंने CN माइनस के बारे में बताया था स्टूडेंट्स कि ये क्या है, ये स्ट्रांग फील्ड लेगेंड है। तो स्टूडेंट एक काम करते हैं हम लोग, जो वीक फील्ड लेगेंड है और स्ट्रांग फील्ड लेगेंड है, दोनों के हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो ये भी किस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये भी किसका फॉर्मेशन करेगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट। तो स्टूडेंट्स सरल तरीका है इनके कॉन्फ़िगरेशन और एनर्जी को इनके एनर्जी को बनाना है। तो कुछ ना करो, D में जो 5 ऑर्बिटल हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करो, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। वीक फील्ड लेगेंड है तो क्या करेंगे, ये हुंड के अकॉर्डिंग चलेंगे, हुंड अकॉर्डिंग। और इसी प्रकार स्ट्रांग फील्ड के लिए भी हम क्या करेंगे, 5 ऑर्बिटल बना देंगे। ये स्ट्रांग फील्ड और ये क्या हो जाएंगे, वीक फील्ड के, प्लस 0.6 डेल्टा नॉट, यहाँ हो जाएगा -0.4 डेल्टा नॉट, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होगा, प्लस 0.6 डेल्टा नॉट, यहाँ -0.4 डेल्टा नॉट, राइट। स्टूडेंट इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6
T2G प्लस EG इज इक्वल टू G जनरेट। अब ये वीक व्हील है तो अकॉर्डिंग टू हुन जाएंगे तो 1 2 3 4 5 और ये 6 हो जाएगा, राइट। इनका अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, राइट। तो 6 क्या होंगे ये T2G प्लस EG हो जाएंगे, यहाँ 1 2 3। अब ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, राइट। तो यहाँ डेल्टा नॉट की तो ये क्या हो गए ये हुंड अपोजिट जाएंगे, हुंड के अपोजिट जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाकर कहाँ जाना चाहेंगे नीचे, तो यानी जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं उन्हें जाके यहाँ पेयर करने लगेंगे। तो इनमें क्या देखेंगे ये T2G ऑर्बिटल, ये EG, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा T2G 6 और EG क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। स्टूडेंट इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा T2G यहाँ पर 4 हो जाएगा और EG क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये देख रहा हूँ कि इसमें डिफरेंट केसेस आ रहे हैं। दोनों क्या होते हैं, दोनों ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इनके केसेस क्या हैं डिफरेंट है। तो डिफरेंट केसेस निकालने के लिए हम इनकी CFSC वैल्यू को क्या करेंगे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट। तो जल्दी ये कंप्लीट करो, तो इनकी CFSC वैल्यू को हम क्या करें कैलकुलेट करें। ये हम 60 तरीके में देखिए हम CFSC वैल्यू को कैलकुलेट करके इनके समझाने का प्रयास करते हैं। तो एक काम करिए, यहाँ जो स्पेस बचा हुआ है यहाँ है, हम इनकी CFSC वैल्यू को क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। तो एक छोटा सा कॉलम बना रहा हूँ और इनकी CFSC वैल्यू, तो यहाँ होगा CFSE इज इक्वल टू क्या होगा, इनमें अगर निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा -0.4, उसके बाद क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 4, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस यहाँ पर कितना है 0.6 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2, राइट। तो यहाँ पर टोटल इनकी वैल्यू हो जाएगी, यानी 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी टोटल वैल्यू हो जाएगी माइनस का क्या हो जाएगा 1.6 प्लस क्या हो जाएगा 1.2। तो इनका जब सब्ट्रैक्शन करेंगे तो टोटल वैल्यू आएगी माइनस का 0.4, यानी कहने का मतलब क्या होगा 9.2 जाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, जी हाँ माइनस का क्या हो जाएगा 0.4, यानी माइनस का 0.4 क्या हो जाएगा डेल्टा नॉट, और करके हम वैल्यू इनकी निकाल सकते हैं क्या -4dq, ये इनकी जो है वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कहने का मकसद होगा इनकी वैल्यू कितना होगा -4dq होगी, ये कैलकुलेट करके समझ लो। दूसरा क्वेश्चन मैं भी बता दे रहा हूं, आइए अब दूसरे के लिए, अब इनकी वैल्यू हम क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं। देखो अब ये चूंकि ये स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड में CFSC वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो CFSC ऑफ FeCN का होल हेक्सा 4 माइनस, राइट। अब इसमें सबसे पहले देखना इनकी वैल्यू कितनी, इनकी वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा -0.4 P प्लस क्या हो जाएगा 0.6, यहाँ पर Q हो जाएगा डेल्टा नॉट, ठीक है। इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं तो यहाँ इनकी वैल्यू -0.6 और उसके मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6, ठीक है। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा 9, यहाँ 4 हो जाएगा मल्टीप्लाई 6 प्लस क्या हो जाएगा, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं तो यहाँ पर लाने की कोई ज़रूरत है नहीं, तो इनकी टोटल वैल्यू आ जाएगी -24, यानी माइनस क्या हो जाएगा ध्यान देगा 2.4, यानी ये हम कह सकते हैं माइनस का क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, या 0.24 मल्टीप्लाई करेंगे जब 10 से तो इनकी माइनस का 24 ये DQ वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो स्टूडेंट मैं क्या देख रहा हूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि इन दोनों की वैल्यूज़ क्या हैं डिफरेंट लेवल में, डिफरेंट टाइप्स के हैं। चलिए कैलकुलेट कर लो, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके NCERT बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ 2.4 होगा स्टूडेंट से ध्यान दीजिएगा, उसकी वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे तो मेरी वैल्यू आ जाएगी, राइट डेल्टा नॉट। चलो स्टूडेंट्स, अब आज का लास्ट और तीसरा केस होगा हमारा केस नंबर 3।
केस हमारा थर्ड होगा, क्या देखते हैं, D8 D9 to D10 कॉन्फ़िगरेशन डिस्टिग्नाइट सेम वैल्यू ऑफ स्ट्रांग फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड। मैं क्या देखता हूं कि जो D8 D9 और D10 के सिस्टम होते हैं उनकी स्ट्रांग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के लिए उनकी वैल्यूज लगभग क्या होती हैं, सेम होती हैं, उनमें ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं आता। कैसे नहीं आता है ये समझने का प्रयास करो। ठीक, तो एक एग्जाम्पल देंगे, बाकी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या हो जाएगा, D8 कॉन्फ़िगरेशन, D8 कॉन्फ़िगरेशन फॉर स्ट्रांग एंड वीक फील्ड लिगेंड। इसमें क्या करेंगे, डी ऑर्बिटल बनाएंगे, इनकी CFSC वैल्यू निकालेंगे। एक में बोथ केसेस में हम क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हो जाएगा स्ट्रांग फील्ड के लिए। ठीक, यहाँ CFSU, सिमिलर वैल्यू होंगी इनकी। ठीक, ये क्या हो जाएगा T2G, ये हो जाएगा EG, ये क्या होगा वीक फील्ड लिगेंड, राइट। तो स्टूडेंट 6 इलेक्ट्रॉन के बाद तो पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दोनों में क्या है, इक्वल है, तो इनकी CFSC वैल्यू निकालेंगे। तो CFSC इक्वल टू क्या होगा, यहाँ माइनस का 4, यहाँ प्लस का 6 होगा, तो हो जाएगा माइनस 0.4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं ध्यान दीजिएगा, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। CFSC इक्वल टू माइनस 0.4 प्लस क्या हो जाएगा, यानी P प्लस क्या हो जाएगा 0.6 P, राइट। ये डेल्टा नॉट वैल्यू हो जाएगी माइनस 0.4, इनके पास इलेक्ट्रॉन 6 से मल्टीप्लाई 6 प्लस 0.6, इनके पास इलेक्ट्रॉन कितने 2 मल्टीप्लाई 2, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगी माइनस का 2.4 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1.2, तो इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का 1.2 मल्टीप्लाई 10 DQ से करेंगे तो इनकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 10 DQ। तो स्टूडेंट ये वैल्यू इनकी आ गई, राइट। ये वैल्यू इनकी भी हमने क्या किया, पुट कर लिया, ठीक है। इसी टाइप से मैंने क्या देखा, इनकी हम निकालेंगे, तो जो वैल्यू इनमें आ रही शायद वही वैल्यू इनमें आएंगी। तो इनकी CFSC निकालने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं यहाँ इनकी CFSC वैल्यू निकाल कर दे रहा हूँ। तो CFSC इक्वल टू क्या होगा माइनस 0.4 P प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर 0.6 P मल्टीप्लाई डेल्टा नॉट। P का मतलब होता है नंबर ऑफ पेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। चूँकि यहाँ ध्यान देना P इक्वल टू कितना है, P1 इक्वल टू 6, P2 इक्वल टू कितना है 2, ये लर्न करना, ठीक है। तो यहाँ माइनस का 0 पॉइंट कितना है 4, ठीक है। इनकी जो वैल्यू होगी माइनस का 0 पॉइंट, इनका प्लस का 0.6, इनको इतने मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 6 और प्लस क्या हो जाएगा 0.6 को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और डेल्टा नॉट इनकी जो वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा कितना स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। और 6 चौको क्या हो जाएगा 24, तो हो जाएगा क्या माइनस का 2.4 मल्टीप्लाई 12, यानी माइनस यहाँ पर हो जाएगा 1.2, राइट। यहाँ पर माइनस की वैल्यू दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, डेल्टा नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यू इनको सब्ट्रैक्शन करेंगे दूसरे में, तो माइनस का 2.4 प्लस का 1.2, तो माइनस की जो साइन बड़ी वैल्यू है तो नेगेटिव साइन होगा, तो माइनस का 1.2 इनको 10 से यानी 10 DQ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनमें जो DQ की वैल्यू हो जाएगी, यानी DQ में अगर निकालना होगा तो कितना होगा माइनस का
12 DQ आ जाएगा। और मैं क्या देखता हूँ स्टूडेंट की जो 12 DQ यहाँ पर भी है, 12 DQ यहाँ है, तो मैं क्या देखता हूँ, ठीक है, बोथ आर सेम वैल्यू, क्या हो जाएगा, बोथ आर सेम वैल्यू इन D8 to D10 सिस्टम, राइट। तो स्टूडेंट्स मैंने आज के अपने इस टॉपिक में जितनी भी सारी जो हमारी परेशानियां थी, बीमारियां थी, ठीक है, कि स्टूडेंट्स कल के कमेंट्स आए थे, कई स्टूडेंटों ने मुझे कमेंट किया था और जनरलाइज किया था कि सर जो है ध्यान दीजिएगा, और मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, इन बच्चों को तो सारे बच्चों से मैं बता दे रहा हूं एक बात फिर से कि जो भी क्वेश्चन हमने बताए हैं ये क्वेश्चन बिल्कुल स्टूडेंट कंफर्म हो गए हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी कमेंट्स आए, अगर आपको दिक्कत आती है तो पुनः जो है कमेंट बॉक्स में आकर लिख देना, ठीक है। जहां जो प्रॉब्लम्स आती है हम कैलकुलेट करके इनके CFSC वैल्यू वगैरह को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। लेकिन कल का चैप्टर होगा जो हम बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाने जा रहे हैं, वो भी BSc में आने वाले हैं, कम से कम 10 मार्क्स के क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, MSc प्रीवियस में आने वाले कम से कम 10 मार्क्स के क्वेश्चन, उसमें मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक बिहेवियर और मैग्नेटिक कैरेक्टर्स के वगैरह में जो है, ठीक है, और उसी के बाद क्या करेंगे, उनकी जो फैक्टर इफेक्टिंग इन कॉम्प्लेक्स होगी, ठीक है, वो अच्छी तरह समझाने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज का जितना भी चैप्टर है उस पर ध्यान दीजिएगा, सही तरीके से पढ़ने का प्रयास करिएगा और हमारे चैनल को लगातार शेयर करते रहिए जिससे हम नोटिफिकेशन आते जाएं और मैं आपको पढ़ाता जाऊं। और जल्दी से प्रयास करिए, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे लाइव को देखते हैं या हमारे चैनल्स को देख रहे हैं, प्रयास करिए कि हम जल्द से जल्द लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराएं जिससे आपको लगातार जो है सारी सब्जेक्ट की क्लासें मिलते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।